हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम संस्कृत व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे समास। समास शब्द के बारे में तुम जानते होंगे। समास तुमने पहले भी पढ़ा होगा कि समास हिंदी विषय में भी तुमने पढ़ा होगा। और समास 6 से लेके तुम 10 तक पढ़ते आए हो कि समास किसे कहते हैं। समास का मतलब होता है किसी भी शब्द को छोटा करना। 2-3 पदों को छोटा करने के बाद संक्षिप्त करना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है समास शब्द में कौन सा उपसर्ग लगता है? सम उपसर्ग। समास शब्द में सम उपसर्ग लगता है, ठीक है। और इसमें अस धातु से घ प्रत्यय करने पर समास शब्द का निर्माण होता है। इसका अर्थ क्या होता है? संक्षिप्तीकरण करना, मतलब किसी भी पदों को या शब्दों को या वाक्यों को जो छोटा करने की क्रिया होती है वो समास कहलाती है। अब हम इसको उदाहरण के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे इसमें देखो, समास की परिभाषा संक्षेप करना। समास की परिभाषा है संक्षेप करना अथवा अनेक पदों का एक पद हो जाना समास कहलाता है। जैसे उदाहरण देखो, इसमें सीता या पति, यानी कि सीता का पति क्या हो गया? इसका शॉर्ट करने पे, समास करने पर क्या होगा? सीतापति। तो सीता का पति, इसको हिंदी में लिखेंगे सीता का पति, ठीक है। सीता का पति। अब इसमें से जो का है वो हट गया और सीतापति बन गया, ठीक है। 3 शब्दों का 2 ही शब्द बन गया, एक ही शब्द में परिवर्तित हो गया है ना। ये 3 शब्द है ना, उसको मिला के एक ही शब्द में परिवर्तित हो गया, ठीक है। जो विभक्ति है उसका लोप हो गया। विभक्ति है ना इसमें सीताया, इसमें षष्ठी विभक्ति है, तो इसका विभक्ति का लोप हो गया। तो यह क्या कहलाता है? समास। और ये जो शब्द बनता है समास करने पर, समास युक्त जो शब्द बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं? समस्त पद। क्या बोलेंगे इसको हम? इसको हम बोलेंगे समस्त पद। और इसमें जो पहला पद होगा उसको पूर्व पद बोलेंगे, पहले पद को पूर्व पद बोलेंगे और दूसरे पद को हम बोलेंगे उत्तर पद, ठीक है। ये बातें होती समास में। और विभक्ति का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। अब आगे देखते हैं हम समास युक्त शब्द समस्त पद कहते हैं। अब समास के भेद देख लेते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के बताए गए हैं इसमें। अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि और द्वंद्व, ठीक है। अब अव्ययीभाव समास क्या होता है? जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, अव्यय। अव्यय तुमने पढ़ा होगा कि अव्यय शब्द जो होते हैं, इसमें क्या होता है? अव्यय शब्द आगे लगे होते हैं। किसी भी शब्द के अगर अव्यय शब्द आगे लगे हों तो वो समझ जाना चाहिए अव्ययीभाव समास है। अब अव्यय क्या होता है? जैसे ये है अधिहरि। अधिहरि में जो अधि है ना वो अव्यय है। अव्यय होते हैं अधि, उप, अनु, प्रति, सु, यथा, ये होते हैं क्या? अव्यय। तो ये अव्यय अगर किसी भी शब्द के आगे लगे हों तो उसमें कौन सा समास माना जाएगा? अव्ययी भाव। समझ में आ गया? अब हम अगला समास देख लेते हैं, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद, मैंने 2 बताए थे, एक तो पूर्व पद होता है शुरू वाला, और एक दूसरा वाला क्या होता है? उत्तर पद। ये तो पूर्व पद है ना, और ये उत्तर पद है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब मेन चीज उत्तर पद ही होता है अर्थ में, ठीक है। जैसे राजा, राज्ञ पुरुष, यानी कि राजा का पुरुष, मतलब मेन चीज क्या है इसमें? पुरुष। विभक्ति का लोप हो गया, राज्ञ में जो विभक्ति है राजा का षष्ठी राजपुरुष बन गया, ठीक है। उत्तर पद की इसमें प्रधानता होती है। और जो विभक्ति होती है ना पूर्व पद में, वो ही उसी नाम का समास हो जाता है। जैसे कृष्णम स्थित है, ये कृष्णम स्थित है, इसमें द्वितीय विभक्ति है, तो ये क्या हो गया? द्वितीय तत्पुरुष। अभी हम समास को जनरल रूप में समझ रहे हैं, फिर एक एक समास को डीपली समझेंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास क्या होता है? जब तत्पुरुष समास जो मैंने पढ़ाया था, उस तत्पुरुष समास में जब दोनों पदों में एक ही विभक्ति हो, समान विभक्ति हो, तो वो क्या कहलाता है? कर्मधारय समास। इसमें एक पद विशेषण और एक पद विशेष होता है। विशेषण तुम्हें पता है, जो शब्द किसी की विशेषता बताता हो, तो पूर्व पद होता है विशेषण। अब जैसे ये पूर्व पद है ना, नीलम,
कमलम। तो ये नीला कमल, तो नीला क्या है विशेषण और कमल क्या है विशेष्य, मतलब कमल की विशेषता बता रहा है नीला शब्द, नील कमलम। तो नील कमलम में नीला कमल, नीला क्या है विशेषण और नील कमल क्या है विशेष्य। तो ये कौन सा समास हो गया कर्मधारय, मतलब एक पद विशेषण पूर्व पद और उत्तर पद विशेष जिसमें हो वो कर्मधारय समास कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं हम। ये नीलकमल आ गया, उसके बाद द्विगु समास। ठीक है, अब द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु का मतलब ही तुम्हें ये समझ लेना कि द्विगु का मतलब ही संख्या होता है। ठीक है, जब समास में पहला पद क्या होता है संख्यावाची और उत्तर पद क्या हो संज्ञा, तो वह द्विगु समास कहलाता है। मतलब शुरू में संख्या रहेगी इसमें, पूर्व पद मतलब शुरू में यानी प्रारंभ में किसी भी पद में अगर संख्या है तो वो द्विगु समास है, और इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और समूह अर्थ में ही होता है ये द्विगु समास। ठीक है, और एक वचन स्त्रीलिंग में नपुंसक लिंग के एक वचन में इसका रूप बनता है, स्त्रीलिंग के एक वचन में इसका रूप बनता है। अब हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सप्तानाम दिनानाम समाहार इति, 7 दिनों का समाहार, मतलब 7 दिनों का 7 दिन इकट्ठे जब होते हैं उसको क्या कहलाते हैं सप्त दिनम, 7 दिन। अब देखो सप्त में यहाँ संख्या लग रही है ना, तो ये कौन सा समास हुआ द्विगु समास। अगर पहला पद संख्यावाची हो तो द्विगु समास होता है। ठीक है, उसके बाद हम अगला समास देखते हैं बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, जो दिखाई देता है वो नहीं होता, अन्य पदार्थ होता है, उसमें अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ना तो उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, ना इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, पर तो कोई अन्य अर्थ का बोध कराता है वो वाक्य, तो वो क्या होता है बहुब्रीहि समास। देखो जैसे पीतम अम्बरम यस्य से, पीले अंबर जिसके हैं, अंबर मतलब होता है वस्त्र, पीले वस्त्र जिसके हैं वो क्या होता है पीताम्बर, यानी कि विष्णु। अब ये विष्णु का अर्थ अलग ही बोध करा रहा है ना, वाक्य में तो पीला अंबर है, पीला वस्त्र जिसका है, और ये अर्थ किसका बता रहा है विष्णु पीताम्बर। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। उसके बाद हम देखेंगे द्विगु समास। नहीं, द्विगु समास हमने पढ़ लिया था अभी, दोबारा आ गया बहुब्रीहि समास। उसके बाद हम देखेंगे द्वंद्व समास। ओके, अब द्वंद्व समास में क्या है, द्वंद्व का अर्थ ही द्वंद्व के नाम से ही समझ लो, द्वंद्व मतलब 2 चीजें होती है इसमें, और जिसके बीच में लग सकता है च, जैसे धर्म च अर्थ, धर्म और अर्थ, तो ये क्या होगा द्वंद्व समास, जिनके बीच में च लग सकता है, जैसे हरि हरो, हरीश्च हरीश्च, च का मतलब होता है और, हरि और हरि। ठीक है, द्वंद्व समास में द्विवचन तो होगा ही क्योंकि इसमें 2 पद होते हैं, जैसे माता और पिता, माताश्च पिताच। ठीक है, तो ये क्या होगा द्वंद्व समास। इसका क्या बनेगा पितृ, माता और पिता को द्विवचन में मतलब दोनों को कंबाइन करके पितरों बोलते हैं। ठीक है, तो ये होगा द्वंद्व समास। हरि और हरि, 2 हरि मिलके क्या बने हरिहरो, द्वंद्व हो गया ये। ठीक है, इसका विग्रह करेंगे हरीश्च हरीश्च, मतलब माता और पिता, दिन और रात। ठीक है, और वाले शब्द जो बीच में होते हैं च वाले शब्द वो इसमें आते हैं द्वंद्व समास में। ये हमारे समास हो गए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा। अब हम विस्तार से आगे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी तुम्हें अव्ययी भाव समास विस्तार से।